एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जहां तक मेरा मानना है कि ज्ञान और विज्ञान में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ये दोनों एक ही शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। इस ब्रह्मांड का हर एक चीज, हर एक कण अत्यंत रहस्यमयी है और जिस ज्ञान से पर्दा हट जाता है, अर्थात इस प्रकृति का जो रहस्य मानवीय समझ के दायरे में आ जाता है, वही विज्ञान है। तो आज के इस अत्यंत गूढ़ रहस्यमय प्रसंग को समझने में आप कोई जल्दबाजी ना करें और धैर्यपूर्वक अंत तक इस वीडियो का आनंद लें। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही शोक संतप्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश के द्वारा अर्जुन को उनके कर्तव्य कर्म का बोध कराते हैं तथा गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन की मूढ़ता और अज्ञानता का नाश करते हैं। अर्जुन को उसकी शक्तियों को बार बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्मरण कराया जाता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारे मन मस्तिष्क पर अज्ञानता का जो पर्दा चढ़ा है, उसे अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काटो और अपनी शक्तियों को पहचानो। मित्रों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया है। उनको तो गीता के ज्ञान के द्वारा समस्त मानव जाति को यही बताना था कि जिसने भी जन्म लिया है वह साधारण नहीं है, अर्थात हम सभी असाधारण शक्तियों के मालिक हैं। लेकिन हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार अज्ञानता के रूप में हम पर इतना हावी हैं कि हमें अपने शक्तियों का कोई ज्ञान नहीं है। मित्रों, ये तो रही शास्त्रों की बात। वास्तव में विज्ञान भी इस बात का समर्थन करता है कि हम सबका जन्म साधारण नहीं है और हम सभी असीमित शक्तियों के धनी हैं और इतने बड़े शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर हमारी उपस्थिति इसी बात का प्रमाण है। आप सभी जरा इस कथन पर गौर करिए। किसी ने सत्य ही कहा है कि बिफोर यू वेयर बॉर्न एंड वेयर स्टिल टू टीनी फॉर द ह्यूमन आई टू सी, यू वॉन द रेस फॉर लाइफ from among 250 million competitors, and yet how fast you have forgotten your strength when your very existence is proof of your greatness। मतलब तुम्हारे पैदा होने से पहले, जबकि तुम इतने छोटे थे कि तुम्हें इन सामान्य मानवीय आंखों से देखा भी नहीं जा सकता था, तुमने 250 मिलियन या 25 करोड़ प्रतियोगियों में से इस जीवन की दौड़ को जीता, जिस जीवन को तुम आज जी रहे हो। और फिर तुम इतनी जल्दी अपनी उस ताकत को भूल गए, जबकि तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारी महानता का प्रमाण है, तुम्हारी विजय का प्रमाण है। अब आइए हम इस कथन की वास्तविकता को समझते हैं। इस बात को तो हम सभी जानते ही हैं कि हमारा जन्म तभी होता है जब हमारे माता पिता हमारे जन्म की योजना बनाते हैं और उनके द्वारा संपन्न लैंगिक प्रजनन की क्रिया के दौरान हमको आधा शरीर शुक्राणु या स्पर्म के रूप में पिता से प्राप्त होता है और आधा शरीर हमको हमारी माता से अंडाणु या एग के रूप में प्राप्त होता है। फिर एक शुक्राणु और एक अंडाणु के मिलन से हमको यह शरीर प्राप्त होता है और मानव शिशु के रूप में हमारा जन्म होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मानव शिशु के निर्माण के लिए लैंगिक प्रजनन के समय स्त्री के केवल एक ही अंडे की आवश्यकता होती है और इसी कारण स्त्रियों में एक बार में केवल एक ही अंडे का निर्माण होता है। और इसके विपरीत लैंगिक प्रजनन के समय पुरुषों के द्वारा एक बार में लगभग 20 से 25 करोड़ अत्यंत सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक स्पर्म मुक्त किए जाते हैं। स्त्री के जनन अंग में मुक्त होने के बाद सभी स्पर्म का यही प्रयास होता है कि वे अंडे तक सबसे पहले पहुँचे और अंडे को प्राप्त हों, क्योंकि एक शिशु के निर्माण के लिए एक अंडा और एक ही स्पर्म की आवश्यकता होती है। और इसी कारण इन 20 से 25 करोड़ स्पर्म के बीच शुरू होती है एक बहुत ही कठिन और बहुत ही जटिल प्रतियोगिता। वास्तव में यह प्रतियोगिता अपने आप में बहुत ही अद्भुत होती है, क्योंकि इस कठिनतम से कठिन प्रतियोगिता के अंत में 25 करोड़ स्पर्म में से केवल एक सबसे फिट, सबसे योग्य और सबसे सबल स्पर्म का चयन होना है और इसी विजयी स्पर्म का मिलन अंडे से होता है। एक अन्य आश्चर्य की बात करें तो हम आपको बता दें कि एक मानव स्त्री के अंडे का आकार मुर्गी के अंडे या दूसरी अन्य जानवरों के अंडों के जैसे नहीं होता है। मानव स्त्री के अंडे का आकार एक सुई के नोक के बराबर होता है। तो इतने छोटे अंडे से इतनी बड़ी शरीर का निर्माण
है ना अपने आप में आश्चर्य की बात। अब हम स्पर्म के सिलेक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि स्त्री के जनन अंग में मुक्त होने के बाद ही इनको कठिन से कठिन परीक्षा देनी होती है और इस प्रकार शुरू होता है स्पर्म की छटनी प्रक्रिया। इस छटनी प्रक्रिया या सिलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए इसको हमने कई चरणों में बांटा है। ये सभी चरण इस प्रकार हैं। छटनी प्रक्रिया के प्रथम चरण में सब स्पर्म को अपनी ऊर्जा या एनर्जी खर्च करके गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की तरफ यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना होता है, जहां की अंडा उनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ चूंकि स्पर्म को विपरीत दिशा में चलना होता है, इसलिए उसे अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और जाहिर सी बात है कि जो स्पर्म सबसे ऊर्जावान होगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। और ये सत्य है कि बहुतेरे स्पर्म इस प्रतियोगिता में इसलिए बिछड़ जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी का स्टॉक खत्म हो चुका होता है। छटनी प्रक्रिया के दूसरे चरण में वेजाइना में मुक्त होने के बाद सभी स्पर्म को वेजाइना के अत्यधिक अम्लीय माध्यम का सामना करना पड़ता है। अम्लीय माध्यम स्पर्म के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है और लाखों करोड़ों दुर्बल स्पर्म अत्यधिक अम्लीयता के कारण मर जाते हैं। और यही नहीं, स्त्री के शरीर के स्वयं की प्रतिरक्षा तंत्र इन स्पर्म को अपने शरीर का भाग न मानकर इनको पहचानने से इनकार कर देता है और इनकी हत्या करने लगता है और इस प्रकार करोड़ों की करोड़ों स्पर्म जो कि दुर्बल होते हैं या फिट नहीं होते हैं, इस छटनी प्रक्रिया में मार दिए जाते हैं। अब हम बात करें छटनी प्रक्रिया के तीसरे चरण की। इस चरण में बचे हुए स्पर्म तेजी से ऊपर की तरफ यूटेरस में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहाँ यूटेरस की जो ओपनिंग होती है जिसे ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, चित्र में देखिए, यह भाग ग्रीवा कहलाता है। यह ग्रीवा स्पर्म के मार्ग का अब बाधा बनता है और यह उसी स्पर्म को यूटेरस में प्रवेश देता है जो बिल्कुल फिट होते हैं तथा कमजोर स्पर्म को यूटेरस में ऊपर नहीं जाने दिया जाता है और इस प्रकार करोड़ों के करोड़ों स्पर्म इस चरण में छंट जाते हैं और बहुत थोड़े स्पर्म यूटेरस में प्रवेश कर पाते हैं। अब हम छटनी प्रक्रिया के चौथे चरण की बात करें तो हम देखते हैं कि यूटेरस में पहुंचने के बाद स्पर्म अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और ऊपर की तरफ तेजी से गति करते हैं, क्योंकि सभी स्पर्म का यही प्रयास होता है कि वही अंडे तक सबसे पहले पहुंचे और इसी प्रयास के कारण आधे स्पर्म रास्ता भटक जाते हैं और उस फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नालिका में प्रवेश कर जाते हैं जहां अंडा होता ही नहीं है और बचे हुए आधे स्पर्म सही रास्ता अपनाते हुए इस फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और यही वह जगह है जहां अंडा इनका इंतजार कर रहा होता है। अब हम छटनी प्रक्रिया के पांचवें चरण की बात करें तो हम देखते हैं कि सही फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद भी स्पर्म को एक नई तरह की बाधा का सामना करना पड़ता है और यह बाधा होती है फैलोपियन ट्यूब में मौजूद घने घने बाल सदृश रेशे। वैसे तो ये रेशे स्पर्म को अंडे तक पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन बहुतेरे स्पर्म इन रेशों में फंसकर उलझ कर रह जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब हम इस छटनी प्रक्रिया के अंतिम चरण या छठे चरण की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत ही थोड़े स्पर्म, या हम कह सकते हैं कि 25 करोड़ स्पर्म में से लगभग 1% स्पर्म ही अंडे तक पहुंचने में सफल होते हैं और ये अंडे से जाकर चिपक जाते हैं। लेकिन चयन तो किसी एक ही स्पर्म का होना है और अब शुरू होती है अंतिम चरण की चयन प्रक्रिया। और इस चरण में सबसे सफल, सबसे सबल, सबसे योग्य और विजयी शुक्राणु अपने शरीर के आगे के सिर को अंडे से पहले प्रवेश कराने में सफल होता है और ऐसा होते ही अंडे में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिससे कि अन्य स्पर्म का अंडे में प्रवेश नहीं हो पाता है और इस प्रकार स्पर्म के चयन की कठिन प्रक्रिया संपूर्ण होती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में एक सफल स्पर्म के द्वारा तय की गई कुल दूरी की बात करें तो यह भी अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह दूरी एक सफल स्पर्म के लिए उतना ही कठिन होता है जितना कि एक व्यक्ति के द्वारा लगभग 450 से 500 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत दौड़कर तय करना होता है। तो मित्रों, देखा आपने कि हम सभी ने अपने जन्म से पहले ही अपने पिता के एक शुक्राणु के रूप में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और उसमें विजयी भी हुए
और वास्तविकता भी यही है कि जन्म से पहले की उस लड़ाई को यदि हमने नहीं जीती होती तो आज हमारा इस पृथ्वी पर अस्तित्व ही नहीं रहता। और आज जब हम जन्म ले चुके हैं और इतनी बड़े शरीर के मालिक हो गए हैं, फिर भी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर हम विचलित हो उठते हैं और कुछ लोग तो वह गलत कदम भी उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जन्म लेने के बाद की हमारी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जन्म लेने से पहले, जबकि हम एक अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में थे, उस समय की प्रतिकूल परिस्थितियों की आगे बिल्कुल शून्य है। तो मित्रों, क्या अभी भी आप अपने आप को साधारण समझते हैं? कमेंट जरूर करें। आप अपने विजयी स्वरूप को हमेशा याद रखें, स्वस्थ चिंतन करें, प्रसन्न रहें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे भी बढ़ा दें। धन्यवाद।